कानूनी ज्ञान में आज हम बात करेंगे अग्रीमेंट फॉर सेल की। आपका वास्ता भी कई बार ऐसे अग्रीमेंट से पड़ता ही होगा जब आप किसी प्रॉपर्टी को बेच या फिर खरीद रहे हो। मतलब यह अग्रीमेंट दो पक्षों के बीच होता है। इनमें एक पक्ष प्रॉपर्टी को बेचने वाला सेलर होता है और दूसरा पक्ष खरीदने वाला बायर कहलाता है। लेकिन इस अग्रीमेंट को ठीक से तैयार ना किया गया तो फ्यूचर में लफड़ा तो तय है। पूंजी फंसेगी, केस मुकदमे की बारी भी आएगी। इसलिए किसी तय फॉर्मेट पर साइन मत कर दीजिएगा। एक एक लाइन को ठीक से पढ़िए। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हर बात बहुत जरूरी है। चलिए अब आपको पॉइंट्स में समझाते हैं। पॉइंट नंबर 1, सेल फॉर अग्रीमेंट पर दोनों पक्षों का सिग्नेचर होगा। यह सिग्नेचर हर पन्ने पर होगा। कोई एक पन्ना छूटा तो समझिए झोल आपने खुद मोल लिया है। विटनेस की संख्या 2 होगी और विटनेस सिर्फ लास्ट पेज पर साइन करेगा। ध्यान रखिए, 2 विटनेस में एक सेलर के पक्ष का होगा और दूसरा बायर के पक्ष का। दोनों एक पक्ष का बिल्कुल ही ना हो। सेलर और बायर की संख्या एक से अधिक है तो जितने हैं सभी को हर पेज पर साइन करना है। ध्यान रखिए कोई ना छूटे। फिर भी यह जान लीजिए, यदि सेलर और बायर का हिस्सा प्रॉपर्टी में पहले से बटा है तो वह अग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से मेंशन्ड हो। प्रॉपर्टी की मैपिंग साफ साफ हो, नहीं तो बाद में कहने वाले कहेंगे कि मेरा तो इतना था। सो इस झंझट से बचिए। पॉइंट नंबर 2, अग्रीमेंट में आमतौर पर यह लिखा होता है कि प्रॉपर्टी किसी चार्ज, ऋण या बैंक लोन से फ्री है, पर ऐसा होता नहीं है। इसलिए सब कुछ ठीक से जान लीजिए। बेचने वाले को सब कुछ मेंशन करने को कहिए। बैंक लोन है तो लिखने को कहिए। लिखा जाएगा इतने दिनों के भीतर सेलर प्रॉपर्टी को लोन फ्री कर देगा, नहीं तो तय सूद सहित रुपए बायर को वापस करेगा। और तो और यदि खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टी में कोई किराएदार पहले से रहता है तो यह भी मेंशन कराइए अग्रीमेंट में। इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आप जब प्रॉपर्टी के मालिक हो जाएंगे तो किराएदार को आपसे नया अग्रीमेंट करना होगा, नहीं तो किराएदार लफड़ा फंसाए रख सकता है। आगे ये भी समझ लीजिए कि यदि खरीदी जा रही प्रॉपर्टी के एवज में बैंक से लोन लेने का आपने प्लान किया है तो अभी से अलर्ट हो जाइए। अग्रीमेंट में सेलर से साफ लिखने को कहिए। प्रॉपर्टी में किसी गड़बड़ी के कारण लोन मिलने में दिक्कत हुई तो पेनल्टी सहित पूरा पैसा वापस करना होगा। अगर ऐसा नहीं कराए तो बैंक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट की जांच कर आपके लोन डिमांड को रिजेक्ट कर देगा। फिर आप झुंझुना बजाते रह जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, बहुत ठीक से समझिए। आपने जो अग्रीमेंट तैयार किया है वह निश्चित तौर पर 2 पक्षों में है। सभी के सिग्नेचर भी हैं। अग्रीमेंट की वैलिडिटी पीरियड भी है, चाहे वह कुछ महीनों का ही क्यों ना हो। लेकिन क्या आप यह नहीं जानते हैं कि मृत्यु अंतिम सच है, वह बताकर नहीं आती। अब किसकी मौत कैसे हो जाए कौन जानता है। तो मान लीजिए अग्रीमेंट के दिनों में ही प्रॉपर्टी के सेलर की डेथ हो जाती है या फिर बायर ही मर जाता है, तो ऐसे में बड़ा लफड़ा हो गया ना। अब आप बायर हैं तो किससे खरीदेंगे प्रॉपर्टी। ऐसे में आपको करना यह है कि दोनों पक्षों के जो भी हैं उनके लीगल उत्तराधिकारी, मतलब कि मरने के बाद जिनके नाम प्रॉपर्टी होगी, उन्हें इस अग्रीमेंट में शामिल कराइए। ऐसा करने से वे इस अग्रीमेंट से मुकर नहीं सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, यह बहुत ही जरूरी है। होता यह है कि अग्रीमेंट का फॉर्मेट आमतौर पर अंग्रेजी या हिंदी में होता है और सेलर में कई लोग हैं, तो उनमें से ही कहीं कोई ऐसा हो जिसे ना तो अंग्रेजी समझ आती हो और ना हिंदी पढ़नी आती हो। हम आप अंगूठा लगवा कर निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसे मुकदमे बहुत सारे आ रहे हैं जिसमें अंगूठा लगवाने वाला कहता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था, धोखे से मुझसे कुछ और बताकर अंगूठा लगवा लिया या फिर साइन करवा दिया। तो ऐसे में आप फंस गए ना पछड़े में। इस स्थिति से आपको बचना है तो अंगूठा छाप वाले उस पक्ष के और किसी से एक अलग अग्रीमेंट तैयार कराइए। यह अग्रीमेंट भी नोटराइज्ड हो।
वह इस एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से कहे कि जिनका अंगूठा लिया गया है या फिर जिस तरीके से साइन कराया गया है उन्हें पहले सब कुछ ठीक से समझा दिया गया था। इससे आप किसी नए लफड़े से जरूर बच जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, सबसे बेहतर तो ये है कि सेल फॉर एग्रीमेंट रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड हो, लेकिन ऐसा कम ही होता है। कारण ये कि प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू अधिक होती है और रजिस्ट्री होती है सर्कल रेट पर। बीच के अंतर का भुगतान ब्लैक में किया जाता है, लेकिन ये सारे काम डेंजर जोन के हैं। ऐसे एग्रीमेंट चूंकि रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, इसका फायदा प्रॉपर्टी का गलत सलत धंधा करने वाले उठाने लगते हैं। वे एक ही प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट कई लोगों को साइलेंटली कर लेते हैं और बाद में लड़ाई शुरू हो जाती है। यदि एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होता है तो उसका नाम रजिस्टर्ड होता है, कानून उसके दावे को सही मानता है। अब सवाल यह है कि जो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं वे क्या करें। तो होना ये चाहिए कि एग्रीमेंट में व्हाइट एंड ब्लैक अमाउंट का अलग अलग एग्रीमेंट करा लीजिए। फिर जब सौदा पक्का हो जाए, मतलब रजिस्ट्री का काम पूरा हो जाए, तो कच्चा अमाउंट वाले एग्रीमेंट को एक दूसरे के सामने फाड़ दीजिए। दोनों में कोई एक दूसरे से इसलिए छल कपट नहीं करेगा क्योंकि पाप के दोनों बराबरी से भागीदार हैं। नोट कर लीजिए, ब्लैक का पैसा यदि आपने सिर्फ एक कच्ची पुर्जी बनाकर दिया और रजिस्ट्री के पहले ही बात बिगड़ी तो देने वाला सिर्फ झुंझुना बजाएगा, फायदे में लेने वाला बेईमान रहेगा। पॉइंट नंबर 6, प्रॉपर्टी की बिक्री में आप पक्का पैसा सिर्फ और सिर्फ खरीदने वाले बायर के अकाउंट से ही रिसीव करें और किसी के भी अकाउंट से नहीं। ऐसे समझिए, आप एग्रीमेंट और रजिस्ट्री राम प्रसाद के नाम किए, लेकिन बैंक ट्रांजैक्शन श्याम प्रसाद के नाम हुआ। आपने भरोसे में रजिस्ट्री कर दी, कारण कि आपको पूरे पैसे मिल गए, पर बाद में बात बिगड़ी। पैसा आपको बायर राम प्रसाद नहीं श्याम प्रसाद ने दिया था। अब श्याम प्रसाद आपके खिलाफ केस करेगा, पैसे की मांग करेगा। आप कहेंगे कि हमने बदले में जमीन लिखी है, वह कहेगा मेरे नाम तो आपने कुछ बेचा ही नहीं है। तो अब लड़िए श्याम प्रसाद से और दीजिए पैसे। बन गए ना आप मूर्ख। एक और गुरु मंत्र जान लीजिए, प्रॉपर्टी जैसा है वैसे ही कबूल वाली एग्रीमेंट की भाषा से बचिए। एग्रीमेंट में यह लिखा हो कि रजिस्ट्री के बाद भी प्रॉपर्टी में कोई मालिकाना खोट या लोन आदि निकल जाए तो इसका दंड सेलर को वहन करना होगा। यह क्लॉज आपके भविष्य को भी सेफ रखेगा। पॉइंट नंबर 7, यह जान लीजिए, एग्रीमेंट आपको प्रॉपर्टी पर कभी भी मालिकाना हक नहीं देता है, भले ही आपने 100% पेमेंट क्यों ना कर दिया हो। इसलिए रजिस्ट्री जरूरी है, लेकिन एग्रीमेंट और रजिस्ट्री के महीनों में भी कई दिक्कतें नोटिस की जा रही हैं। एग्जाम्पल से समझिए, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 10 लाख रुपए के टोकन अमाउंट का एग्रीमेंट बना है। 3 महीने के भीतर फुल पेमेंट कर रजिस्ट्री लेनी है, लेकिन 3 महीने में पेमेंट सेलर के पास नहीं आई। अब क्या होगा? एग्रीमेंट में इसे साफ साफ लिखिए, क्या 10 लाख रुपए फोरफिट हो जाएगा या वापसी होगी, या फिर महीने 2 महीने का और समय देंगे लेंगे। एग्रीमेंट में बहुत स्पष्ट लिखा होना चाहिए। दूसरा उदाहरण ज्यादा कठिन है। मान लीजिए बायर मतलब खरीदार एग्रीमेंट के मुताबिक सेलर को तय समय में पूरा पैसा देने को तैयार है, लेकिन अब कारण जो भी हो, सेलर मतलब बेचने वाला रजिस्ट्री करने को तैयार ना हो। ये सिचुएशन बहुत कठिन होती है। तब और भी मुश्किल जब एग्रीमेंट रजिस्टर्ड ना हो रजिस्ट्रार ऑफिस में। ऐसे में अब आपके पास नोटरी वाले एग्रीमेंट के बूते सिर्फ कोर्ट की लड़ाई ही बचती है। कोर्ट कन्विंस हुआ तो वह रजिस्ट्री का ऑर्डर कर सकता है। विश्वास है कि ऊपर के 7 पॉइंट से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। तो कानूनी ज्ञान के ऐसे ही अन्य वीडियोस आप लाइव सिटीज पर प्रत्येक बुधवार को शाम के 7 बजे ज्ञानेश्वर की रिपोर्ट और गरिमा भारती के स्वर में देख और समझ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।